तो देखो 2019 का पेपर अपना सॉल्व हो गया। आज हम कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का हल। तो 20 के पेपर में जो आया था ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको हल करके देखते हैं। पीसीएम, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। इन चारों में से मिलकर के क्या बनेंगे? ओटी टाइप के क्वेश्चंस बने। तो पुराने कैसे आए हैं उनको हम देखेंगे, और इनको देख करके हम आगे भी करेंगे, और इनमें से एक आध दो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग सही विकल्प को पढ़ेंगे। तो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है? पहला क्वेश्चन है, आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? भाई ये पूछा गया प्रश्न कि जो आंख होती है, क्या होती है? आंख होती है, आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मैंने अगले आपको 19 के पेपर में बताया था कि ये आंख होती है, और आंख का ये हिस्सा है, यहाँ से क्या जाएगी? प्रकाश किरण जाएगी, और यहाँ पर पीत बिंदु होता है। क्या होता है? पीत बिंदु होता है। ठीक। पर यहाँ पर जो वस्तु बनी थी वो यहाँ पर कैसी दिखाई देगी, ये बात करना है। कैसी कैसी दिखाई देगी यहाँ पर? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि आंख की रेटिना पर, कहाँ है? ये है रेटिना। तो रेटिना पर क्या होता है? पीत बिंदु। तो रेटिना पर वस्तु कैसी प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ से हम देखेंगे, ये है हमारा ये वाला लेंस। क्या है? ये लेंस है, और यहाँ से ये फोकस दूरी के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। मान लो एक बॉयज खड़ा हुआ है, कोई लड़का खड़ा हुआ है। अब ये लड़के की बॉडी से क्या जा रही है? प्रकाश किरणें जा रही हैं। क्या जा रही हैं? प्रकाश किरणें जा रही हैं, यहाँ से भी जा रही हैं। ये जो लेंस के सेंटर से ये झुक जाती है वन साइड। तो यहाँ से हम देखेंगे ये तो गई सीधी, और जो झुक जाती हैं तो ऊपर खोपड़ी वाली है ना, ये वाली देखो, ये खोपड़ी वाली है ना, ये भी सीधी जा रही है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का गुण है, क्या है? प्रकाश का गुण है सीधी रेखा में गमन करता है। कहाँ करता है? सीधी रेखा में। तो भाई सीधी रेखा में जा रहा है प्रकाश, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये जा रहा है यहाँ से, सीधी रेखा में गमन करता है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका जो सिर है वो हिस्सा किधर हो गया? नीचे की साइड हो गया, जो लाइन से। पैर पहले ऊपर को ऐसे ऐसे था, अब देखो कैसा हो गया? उल्टा हो गया। तो इसे बोलेंगे उल्टा। लेकिन क्या लड़का वैसा का वैसा ही है कि नहीं है? तो सेम टू सेम उल्टा तो है, पर वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। क्या वस्तु से छोटा है या बड़ा है? ये भी याद रखना है। तो हमेशा इसको ये बात करेंगे, आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। बस इतनी सी बात बताना है। ठीक है? कैसा बनता है? दो हाथ इसके यहाँ है, दो हाथ इसके यहाँ है, ये सीधा है तो ये उल्टा है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है? हमारा मस्तिष्क इसको सीधा कर लेता, हमें हर वस्तु उल्टी दिखाई देती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन मस्तिष्क इसको सीधा कर लेता, इसलिए सीधी दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि आंख की जो पीछे रेटिना उस पर हर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जैसा होता है वैसा ही बनता है, तो वास्तविक बनता है। चलो ठीक है। अब आती है चुंबकीय बल रेखाएं, इनमें से कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? हम बताएंगे। आपने सामने चुंबक रखी हुई है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है ये पता करेंगे। तो ये चुंबक है, चुंबक से ये निकल रही है बल रेखाएं। क्या है ये? बल रेखा। ठीक। तो चुंबक से बल रेखा निकल रही है, कहाँ से निकलती हुई जा रही है? ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे जा रही है, जा रही है ऐसे ऐसे। तो ये एन से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? उत्तर से। उत्तर बोले तो नॉर्थ से निकलती हैं, और सीधी जा करके कहाँ घुस रही हैं? ये पूरी साउथ में। क्या? दक्षिण में। क्या घुस रही हैं? दक्षिण में घुस रही हैं। देखो तो इसमें एंट्री करते हुए दिख रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे चुंबक के अंदर तो ऐसे एन की ओर जा रही है, और चुंबक के बाहर तो हम लोग मान सकते हैं कि ये ऐसे चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? ऐसे चल रही हैं। तो ये ऐसे, और ये घूम के आए तो अंदर ऐसे। देखो अंदर कैसे हैं? ऐसे हैं। तो ये बंद क्या बन गया? खुला तो नहीं है ना, बंद। वक्र, वक्र बोले तो सर्किल बन गई। इसलिए इससे हमें पता लग गया कि चित्र में देखें कि कैसी होती हैं,
तो बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा है बंद वक्र बनाती हैं। तो ये हमेशा के लिए याद हो गया। क्या हो गया? हमेशा के लिए याद हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से बाहर तो N से N की ओर जाती, वो N से S की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर किधर जाती? S से N की ओर। कभी ऐसी शर्त आ जाए कि चुंबक के अंदर बल रेखाएं किधर जाती हैं, तो उल्टा आंसर देना है, S से N की ओर, और चुंबक के बाहर N से S की ओर। और ये याद, ये इसी चक्कर में ये पूरी क्या होती है? बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं? बंद वक्र होती हैं। बहुत बहुत सरल इजी क्वेश्चन आए हैं। मतलब यह है कि साल भर में कितनी बार इनको अपना पढ़ लिया होगा, कई बार पढ़ लेते हैं, यानी एक भी ऊटी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। अब आता है गुणसूत्र में आनुवंशिकी पदार्थ क्या है। तो गुणसूत्रों की बात करें और आनुवंशिकी की बात करें, तो हम बात करें कि हमारा जो शरीर है माता पिता जैसा ही क्यों है। पिताजी में यहाँ आंखें थी तो मेरे यहाँ भी यही है, यहाँ पर मेरे यहाँ पिता नाक थी तो यहाँ मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ कान यहाँ थे, बदल क्यों नहीं रहे? आने वाला वंश वैसा का वैसा ही क्यों है? ठीक है ना, ऐसा ही कि वैसा क्यों है? जीनों के कारण, गुणसूत्रों की। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं, तो इन्हें ऐसा कैसा कैसे पहचाने कि उसी का ही है? तो हम लोग डीएनए, आने वाले वंश में पिता के गुण हैं या नहीं, तो यही पता करता है डीएनए। हम टेस्ट करा सकते हैं, अपन टेस्ट करा सकते हैं कि ये किसका पुत्र है। यदि कोई मर जाए तो बॉडी से भी पता लग जाएगा कि ये किसका मांस है, किसकी बॉडी है, डीएनए परीक्षण से पता हो जाता है। तो फिर प्रश्न आता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो ये होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी पूरा नाम भी आ सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डीएनए तो बना देगा, लेकिन उल्टा सीधा नाम बना सकते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिड है, हम देखो ये ऐसा कोई मिलता नहीं है पार्ट्स, पानी जैसा होता है। और जब ये जिसने वाटसन एवं क्रिक ने इसको, वैज्ञानिक थे वाटसन एवं क्रिक, तो इन वैज्ञानिकों ने इसको देखा और पहली बार बताया कि ये कुंडली के रूप में होता है, रस्सी के रूप में, ये हेलिक्स है ये वाली, है ना। तो ये देखा उन्होंने, क्या देखा? ये देखा कि इस तरह का होता है, जैसे एक जीना हो, क्या हो, रस्सी में लड़ियां लगा ली हो, फिर उसको घुमा दिया जाए, तो ऐसा बन जाता है। ये कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब आता है वसा, यानी फैट क्या चीज होती है। फैट किन चीजों से मिलकर बनी होती है? क्या फैट किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो क्या हम बात करें कि फैट्स के अंदर एक नेचर है, फैट किस तरह का नेचर की होती है, तो हम बताएंगे लिपिड। अर्थात लिपिड्स की परिभाषा क्या होगी? तो लिपिड्स वह होती है जो शरीर के अंदर, मानव या जंतु के अंदर घी जैसा पदार्थ बॉडी के अंदर होता है, उसी को ही हम लिपिड, ये बसा या बसीय पदार्थों को लिपिड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें कि लिपिड्स की ऐसी तरह दो तरह, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त होती हैं। इसके हम लोग केमिकल कंपोजिशन को देखें, क्या देखें? केमिकल कंपोजिशन को देखें, तो ये शरीर में देखो पेट बढ़ जाता है ना, कहते हैं फैटी है, वैसे फैटी एसिड ये होता है। तो ये फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। अब आती है हम बात, तेल और वसा क्या होते हैं, यानी तेल और वसा के अंदर क्या चीजों का मिलकर के बनते हैं ये, तो हम बताएंगे एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। अब प्रश्न आता है एस्टर क्या है, तो एस्टर है टोटल मिला के केमिकल। क्या है? केमिकल, जिन्हें हम लोगों ने पीसीएमबी की केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा है। साबुन क्या है? एक अपमार्जक है। वहां वसा क्या है? एक एस्टर है। सब पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, आप देख लेना। तो यहाँ हम बात करेंगे तेल वसा के मिश्रण को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। ठीक है। तेल और वसा के मिश्रण क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर की यदि हम बात करें तो एथेनॉल होती है और क्या होती है? प्रोपाइल होती है। तो ये दोनों केमिकल आपस में मिलते हैं, तभी तो कहिए मिश्रण होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसको अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? केमिकल में केमिकल जॉइंट कैसे होते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ से। ये हिस्सा आपके सामने हो गया, जो ऑक्सीजन है जी ऑक्सीजन है, तो ये सिंगल ऑक्सीजन है, ये डबल से लगी ऑक्सीजन, तो डबल से ऑक्सीजन लगी हुई। ठीक है। अब इसमें ये दिख रहे हैं 3 बिंदु, तो जहाँ में 1 2 और 3, बाकी बाद में जो रचना दिखाई दे रही है इसमें पूरी की पूरी मिला लो। तो तेल वसा और केमिकल बॉन्ड, बस यही तो होते हैं बंध। क्या होते हैं? बंध, केमिकल बंध इस तरह के होते हैं, देख लिया। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इन्हीं को कहते हैं।
तो अभी तेल और वसा क्या है, एस्टर है। अब अपन इसकी पूरी यहाँ पर पूरी बात तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि केमिकल के रिएक्शन पूरी आती है, कैसे बनते हैं पूरी, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब पूरा डिटेल बताते हैं। बस इतनी सी बात कह लें कि एस्टर्स का नाम दिया ना यहाँ पर प्रोपाइल एथेनोरिक्स, है ना। अब आता है यहाँ से हमारे पास खालिस्तान। हमारे पास क्या हो गए, ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो अब हमारे साथ 5 क्या आ जाएंगे, खालिस्तान भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी होता है जब अपन किसी बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो नोट्स में मैंने इस पार्ट को पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया है, लाइन टू लाइन, एक एक चीज मिलती जा रही है पूरी की पूरी, ठीक। तो ऐसे आ जाता है केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम बताएंगे फेरिटिमा पोस्टमा। क्या करेंगे, फेरिटिमा। और कभी भी ये ध्यान दें कि साइंटिफिक जब भी नाम लिखने होता है, जूलॉजिकल हो या बॉटनिकल हो, तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं। देखो ये सीधा है पर ये टेढ़े है, तो टेढ़े में लिखा जाता है हमेशा, ये विज्ञान में लिखने का एक तरीका है। क्या, साइंटिफिक नेम को हमेशा इटैलिक्स लाइन में लिखा जाता है। तो केंचुए का क्या है, ये साइंटिफिक नेम है। केंचुए में कुछ बातें रोचक और बता देता हूँ आपकी। ये श्वसन पूछा जाए कि श्वसन कहाँ से करता है, क्या श्वसन कहाँ से करता है, तो हम बताएंगे श्वसन कहाँ से करेगा, तो आंसर देंगे त्वचा से। किससे करेगा, त्वचा से करता है, स्किन, बाय स्किन। किसके द्वारा, सांस यहाँ से यहाँ ले जाती है। और किस विधि से करता है यदि आ जाए तो हम बता सकते हैं इसको विसरण से। किससे करेंगे, विसरण से करते हैं। अब ये केंचुआ चलता किससे है, तो अपन आंसर देंगे सीटी, है ना, सीटी से चलता है। और या दूसरा शब्द कह सकते हैं सूख। अब प्रश्न होता है कि सीटी कैसी होती है, तो एस आकार की होती है, बीच में यहाँ एक नोडल्स पाई जाती है, एस आकार की होती है। अब प्रश्न होती है ये कौन से खंड में होती है, क्यों केंचुआ कितना होता है, 100 से 120 खंड होते हैं इसकी बॉडी में करीबन। तो अंतिम 2 और प्रथम 2, इन 2 खंडों को छोड़ करके, यानी प्रथम 2 और अंतिम 2 को छोड़ करके, ये 2 को छोड़ करके शेष सभी खंडों में क्या पाई जाती है, सीटी या सूख पाई जाती है। इससे केंचुआ चलन करता है, चलता है। इसीलिए अभी भी आप देख रहे हैं ऐसे के आकार का बन रहा है। अब ये केंचुआ आपको स्पष्ट दिखा रहा है, सांस कहाँ से लेता है, सब बातें और रोटी बन जाएंगी आपकी। अब इतना सा हिस्सा समझ में नहीं आ रहा तो ये फूला सा हिस्सा क्या है, इसको बोलते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। ये होता है क्लाइटेलम, ठीक है। ये बाग के अंदर खंड नहीं होते हैं, ये ध्यान देना, इसके अंदर खंड नहीं होते, लेकिन ऐसा माना गया है कि इसमें 13, 14 और 15वें खंड को मान के हम क्लाइटेलम मान सकते हैं। तो क्लाइटेलम के अंदर होता क्या है, इसमें मादा पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, मादा पार्ट्स। क्या होते हैं, मादा पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर से ओ अंडा निकलता है। और ये क्लाइटेलम का कार्य क्या है, ये पूछा जाए क्लाइटेलम कार्य क्या है, तो कोकून बनाता है। क्या बनाता है, कोकून। ऐसा एक अंडा टाइप का बनाएगा और वो जमीन में डला रहता है, कोकून बनाता है। कोकून में क्या होता है इसका, कोकून के अंदर, ठीक है ना, क्या पूछा जाए कोकून में क्या होता है, तो आंसर दे सकते हैं कोकून में निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। अब निषेचन होता है, निषेचन क्या होता है, पर ये भी पता ना हो तो ध्यान दें कि कोई भी जब गर्भवती बच्चा होता है या वो गर्भवती महिला होती है, फीमेल्स होती हैं, तो जब बच्चा बनना होता है तो अंडे का निषेचन नर के स्पर्म से मिलकर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि केंचुए के अंदर अंदर निषेचन नहीं होता है। केंचुआ जब अंडा को, जो कोकून को उतार के चला जाता है ना, तो ये क्या है, कोकून बनाता है और कोकून के अंदर अंडा होता है और स्पर्म्स होते हैं और निषेचन यहाँ होता है। यानी बाहर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। केंचुआ दुनिया का अजीब प्राणी है, यानी हम अजूबा कह सकते हैं। और किसानों का मित्र भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, किसानों का मित्र कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर स्पर्मेथिका की संख्या होती है, कितनी होती है, स्पर्मेथिका, ठीक है, मादा की 8 होती है ना, 4 जोड़ी होती है। कहाँ होती है, यहाँ होती है इसके। तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने दी, बहुत बड़ा रोचक है।
इसके अंदर रोचक ये है कि यदि केंचुए को काट दिया जाए यहाँ से, तो ये पुनः दो केंचुए बन जाएंगे। जैसे अपन लोग गुलाब की टहनी को काट देते हैं और लगा देते हैं दूसरे गमले में, कोई नया क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। तो केंचुए को, इस चीज को क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन। क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। रीजनरेशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रीजनरेशन। यानी ये केंचुए, जब की दुनिया हमारा हाथ कट जाता दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन जो दोबारा से बन जाता है। ये एक अजीब प्राणी है, ये कैसा है। और इसमें केंचुए देखने में एक है, तो इसके ये मादा पार्ट्स हो गए, कौन सा हो गए, मादा पार्ट्स। 18वें खंड में जाकर के, कहां पर, 18वें खंड में जाकर के इसका नर पार्ट्स होता है। तो केंचुआ कैसा होता है, मेल और फीमेल दोनों ही होता है। अर्थात ये नर का पार्ट्स हो गया, ये फीमेल पार्ट्स हो गया, अर्थात दोनों ही लिंगी होता है। इसलिए केंचुआ हमेशा द्विलिंगी होता है। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी, बहुत सारी इसके साथ अजूबा बातें हैं। ठीक है, मैंने जितनी बातें बनाई हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा, यहाँ तो अभी वैज्ञानिक नाम पूछा है, हो सकता है वो इनमें से कोई और दूसरी बात पूछ ले। ठीक है ना। तो जब ये सब याद होंगी तो हमें केंचुए पे कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर किसानों का मित्र किसे कहेंगे, तो हम बता सकते हैं केंचुआ को। क्लाइटेलम का कार्य क्या होता है, कोकून बनाना। ये सब बातें हमारे पास। क्या केंचुआ दुलिंगी होता है, तो हम बताएंगे यस होता है दुलिंगी। इसमें मेल पार्ट्स भी होते हैं, फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। केंचुए में पुनरुत्थ भवन होता है, तो हाँ होता है। यानी केंचुए को काट दिया जाए तो पुनः दोनों केंचुए नए बन सकते हैं। जिसमें मादा पार्ट सुन वो नर बना लेगा, नर पार्ट सुन वो मादा बना सकता है, ऐसा भी। या आप उन पिछले का ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पिछले हिस्से को काट दो तो फिर से नया बनने लगता है। और ये भी ध्यान देंगे, पिछले हिस्से से बनेगा। कहाँ से बनेगा, पिछले हिस्से से बनता है। ठीक, आगे से बदलाव नहीं होता है। चलो ठीक है। अब आती है किण्वन एक ऊष्मा छेपी क्रिया है। छेपी का मतलब समझ में आ जाए तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक, तो देखो, छेपी माने ऊष्मा छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। क्या ऊष्मा छोड़ता है। तो अक्सर आपने देखा होगा, कोई चीज जैसे घास वगैरह है, तो अपन आज हरा काट के रखे आओ, अब उसमें हाथ डाल के देखो, कुछ 2 घंटे 4 घंटे बाद वो गर्म होने लगता है। तो गर्म काय से हो रहा है, गर्म तो अपन ने किया ही नहीं है, फिर भी गर्म क्यों हो रहा है। तो जब फर्मेंटेशन है, किण्वन की क्रिया होती है, तो ऊष्मा स्वतः ही छोड़ती है। तो आपने देखा होगा, दूध या दही कहीं रखा रखा फर्मेंटेट होने लगता है, तो ये बुलबुले आने लगते हैं इसमें। तो ये बुलबुले आ कहाँ से रहे हैं, फर्मेंटेशन का मतलब होता है बॉइलिंग होना। तो ये देखो, आप अपने आप रखा रखा कोई चीज बॉइलिंग हो रही है, उबल रही है, तो जबकि अपन तो उसे गर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऊष्मा छोड़ रही है, तो क्या कहलाएगी, ऊष्मा छेपी कहलाएगी। ठीक, अब आता है 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की वैल्यू कितनी होगी। क्या होगी, 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सूत्र होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस फॉर्मूले में यदि हम लोग C की वैल्यू रख देंगे तो F की वैल्यू निकल आएगी, वो होगी 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। या ये भी पूछा जा सकता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो ये दोनों का संबंध है। यदि एफ की वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो 80 निकल आएगी। तो ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। ये भी पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है, तो अपन आंसर देंगे ये संबंध है। यदि ये पूछा जाए कि 80 डिग्री सेल्सियस को की वैल्यू कितनी होती है, तो हम बताएंगे 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अब आती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, हाँ क्या होती है, कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बर्फ रखी हुई है, और बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से पानी पिघल करके ये पानी आ गया, क्या आ गया, पानी। पानी को नापा तो जे भी 0 डिग्री सेल्सियस है। कुल मिला के ये है कि जे भी जीरो है और जे भी जीरो है। तो फिर अंतर इस बात का है कि ये द्रव अवस्था है। क्या है, ये द्रव है, जबकि ये कैसा है, ठोस है। तो बात ये है कि इसे पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए कि वो द्रव में बदल जाए, या द्रव में से किसी ऊष्मा खींचे कि वो ठोस में बदल जाए, तो वो होगी 80। बस ये है। यदि ये तो दिए कैलोरी में, यदि अगली बार हो सकता है वो जूल में दे दे, तो आप देखेंगे 334 जूल प्रति ग्राम। कितनी, जूल प्रति ग्राम। ये दूसरी इकाई है और ये दूसरी इकाई है।
तो ऐसे भी आ सकता है, तो 334 जूल में बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, ऐसे बोल देगा तो हम बताएंगे 300 जूल या 80 कैलोरी। या हम वो कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ में बदलने के लिए 0 तो क्या करना होगा, तो 80 कैलोरी ऊष्मा पानी में से खींच लेंगे। अर्थात आपने देखा होगा फ्रीज के पीछे गर्म हो रहा होता है और भीतर बर्फ जम रही है, तो पानी में तो ऊष्मा खींचेंगे और पीछे फेंकता है वो, तो ये इसकी ऊष्मा खींच ली जाएगी, तो ये द्रव से प्रकाश में चेंज हो जाएगा ठोस में। यदि हम इसे बाहर रखते हैं तो बर्फ पिघलने लगती है, तो बर्फ क्या करती है, सोखती है किसको, ऊष्मा को। तो कितनी ऊष्मा सोखेगा 1 ग्राम बर्फ कि वह पानी में बदल जाए 0 डिग्री से, तो 80 कैलोरी सोखेगा। तो ली गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, हमेशा दी गई ऊष्मा होती है। अब आती है भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा से मतलब हम समझेंगे कि यदि मैं पानी को गर्म करूं, क्या करूं, पानी को गर्म करूं और गर्म करते 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 अब वो वाष्प में चेंज होने लगा, किस में चेंज होने लगा, वाष्प में, जिसे भाप कहते हैं हम लोग गाँव में, है ना, वाष्प या भाप। ठीक, तो अपन ने ये आग जला दी और भाप में ये पानी, तो पानी उबलते 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 जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से अब ऊपर नहीं जा रहा और पानी काय में कन्वर्ट होने लगा, वाष्प में, तब हमें कितनी ये द्रव से काय में, द्रव से गैस में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, तो हम बताएंगे इसमें 536 कैलोरी, कितनी 36, और कुछ बुक्स में ये दी गया है 539 या 40, ठीक है, 539 या 540। तो ये डिफरेंस है, तो आप इससे घबरा नहीं। तो हम लोग, मैंने इसलिए आपको ये लिख दिया कि यदि कहीं ऐसी वैल्यू है 539 540, तो क्या वेरिएशन है इसके अंदर। तो हम लोग क्या, कुछ बुक्स ये बोलती हैं, कुछ बुक्स ये बोल रही हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डिफरेंस आ रहा है, तो हमने तीनों ही याद रख लिए, जो बनेगा सो फट से हम मत कर देंगे, बात एक ही है। 536 और 40 ये तीनों 39 बीच में है। तो कुल मिला के ये है कि बासमंत पानी को बदलने के लिए कितनी एक्स्ट्रा ऊष्मा चाहिए, तो हम कहेंगे कि द्रव को गैस में चेंज करने के लिए 536 कैलोरी लेकर के हम लोग लगेगी, इस ऊष्मा कितने लगेगी, 536 ऊष्मा लगेगी, सो वो काय में चेंज हो जाएगा, गैस में, ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, इसीलिए कभी ऐसा आ जाए कि खौलते हुए पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायी होता है, क्यों, तो हम बताएंगे कि भाप से जलना इसलिए कष्टदायी होता है क्योंकि उबलते हुए द्रव की तुलना में 536 कैलोरी ऊर्जा अधिक होगी। तो जो गैस जल रही है और पानी का टेम्परेचर स्थायी होगा, अब नहीं बदल रहा, तो गैस कहाँ जा रही है, तो वो एक्स्ट्रा जा रही है, वह कष्टदायी ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए भाप से जलना कठिन होता है या दर्दनाक होता है। अब आती है अगली बात, सही जोड़ी बनाए, क्या बनाए, सही जोड़ी बनाए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी जिसकी भुजाएं समान हो वो समबाहु कहलाएगा। तो समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, d1 d2 क्या है, विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2, तो विकर्णों का गुणनफल। दूसरा है मानक विचलन गुणांक क्या होता है, तो मानक विचलन बटे माध्य, क्या है, माध्य, ये होता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो टेबल से आपको याद है, ये 1/2 होता है। साइन 210 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ठीक है, -1/2। क्या होता है इसमें 210 में, जब अपन चतुर्थांश से करते हैं ना, तो हल होगा ये वाला बिल्कुल 0, 90 और 80 कितने को होगा, 180 और 270 और 360। इस वाले से जब आप हल करते हैं तो 180 तो ये हो गया, तो ये कहाँ पहुंच गया, 210, साइन का घर ये है और साइन अपने घर से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, जो कॉस का घर है, इसलिए इसमें माइनस लगेगी, और वैल्यू 30 तो वो यहाँ नहीं आना है, साइन 30, तो माइनस आने के लिए आपको ये वाला जो सर ने आपके बताओ तो ठीक है, नहीं मेरी एक क्लास उसके देख लेना, ये पूरे माइनस क्यों आते हैं प्लस क्यों आते हैं, ये अपन समझ जाएंगे। चलो ठीक है, अगला है हमारे पास मानक विचलन गुणांक, क्या है, मानक विचलन, ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब ये त्रिकोणमिति में वैल्यू दी गई है
तो इन वैल्यूओं से हम लोग याद रख सकते हैं, वैसे ये रखना थोड़ा कठिन है। अब आती है ट्रू फॉल्स आते हैं। क्या है ट्रू फॉल्स? मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। क्या सामाजिक कीट है? तो कैसे पता है सामाजिक कीट है? तो भाई हम समाज में रहते हैं, हमारे दादा हैं, दादा के बाद हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी के बाद हमारे बच्चे हैं। तो हम समाज में रहते हैं, दादाजी चले जाएंगे तो मुझे वो मकान मिल जाएगा, और मैं चला जाऊंगा तो मेरे मकान पुत्रों को मिल जाएगा। यदि एक ही घर में इस तरह से पीढ़ी चलती रहती है तो वो समाज के रूप में होती हैं। हम बात करें पशुओं में, गाय भैंस भेड़, उन्हें मकान दुकान से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वयं घर नहीं बनाते, ना ही अपने बच्चों को देते हो। ठीक। तो यहाँ पर जो बात कहें कि सामाजिक क्यों है, इसलिए एक दूसरा इसमें सामाजिक है, तो ये तो क्लियर हो गए समाज के रूप में रहते हैं। अब आती है इसके बाद इसमें सामाजिक कीट है, तो इसमें श्रम विभाजन रहता है। क्या रहता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से मतलब ये है सीधा सीधा कि काम बटा रहता है। क्या रहता है? बटा रहता है। जैसे हमारे दादा का काम क्या है? समाज में उठना बैठना। फिर हमारे पिताजी का काम है हमारे घर की व्यवस्था करना, पैसे वैसे की व्यवस्था करना। मम्मी का काम है रसोई का संभालना। तो एक समाज में इस तरह से श्रम विभाजित होता है। क्या होता है? श्रम विभाजित होता है। तो हमें इससे पूछा जाए कि मधुमक्खी से क्या शिक्षा मिलती है, तो हम बताएंगे श्रम विभाजन की शिक्षा मिलती है और एकता की शिक्षा मिलती है। क्या? एकता, क्योंकि सारे एक साथ रहते हैं। क्योंकि इसमें एक रानी होती है। क्या होती है? कितने होती है? रानी एक होती है। इसमें राजा होते हैं। कितने होते हैं? राजा कितने होते हैं? 200 के करीब राजा होते हैं। और शेष पूरे छत्ते में शेष 90% कौन होते हैं? श्रमिक। क्या होते हैं? श्रमिक। अब श्रमिकों का विभाजन होता है। इसमें सोल्डर होंगे। क्या होंगे? सोल्डर होंगे जो कि रक्षा करेंगे, छत्ता बनाने वाले होंगे, फेरेंजियल होंगे, नर्स होंगी, है ना, ये सब बुल्डर्स होंगे जो बॉडी बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। इस तरह से श्रमों का विभाजन रहता है। और ये हमेशा श्रमिक कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं होते, केवल छत्ते में रानी ही बच्चा देती और कोई बच्चा नहीं देते। राजाओं का काम कुछ भी नहीं होता है, बस केवल रानी से प्रजनन करना, वो भी एक बार। बाकी जो छत्ते में भिखारी होते हैं इनका कोई काम नहीं होता है। छत्ते संबंधी कोई काम नहीं करते, भोजन लाने का काम नहीं करते, केवल क्या करते हैं? ये रानी के साथ बने रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। जब रानी अंडा देना कम कर देगी तो यहाँ से ये श्रमिक है ना, उसको भगा देंगे, तो रानी दूसरी जगह चली जाएगी। और जिसमें नई रानी क्या होगी? नई रानी बनेगी। क्या बनेगी? नई रानी। नई रानी कैसे चुनेंगे? तो इसमें आप देख रहे हैं ये गोंद जैसा भरा ना, ये इसे गोंद जैसे को बोलेंगे रॉयल जेली। रॉयल जेली। तो किसी भी एक मादा को, एक फीमेल्स को ये खिला दिया जाएगा रॉयल जेली। इसे हिंदी में बोलेंगे राजमधु। क्या बोलेंगे? राजमधु खिला देंगे, वह रानी बन जाएगी। अर्थात उसके मादा जननांग विकसित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मादा जननांग विकसित हो जाएंगे, और वो अकेली अंडा देगी, और बाकी सारी मादाएं बांझ हो जाती हैं, कोई भी अंडा नहीं देगी। ठीक है। ये दो तरह के अंडा देगी। कैसे देगी? दो सब तरह की। एक निषेचित देगी। क्या होगी? निषेचित, जिससे मादाएं पैदा होंगी, और एक अनिषेचित देगी जो कि इनसे नर पैदा होंगे। ठीक है। तो नर का कोई पिता नहीं होता है, मादाओं का पिता होता है, बस इसका तो नाना होता है। ठीक है। क्योंकि मम्मी का पापा है तो इसलिए नाना होगा। तो ये बातें तो बहुत हैं इसके अंदर, मजा आता है पढ़ने में इसको। ये एंटोमोलॉजी। ऐसा भी किया जा सकता है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम बताएंगे एंटोमोलॉजी। ठीक है। क्या बताएंगे? एंटोमोलॉजी। ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके आधार पर कुछ बात है इससे संबंधित सीख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये राजा रानी श्रमिक की पूरी बात समझा दी। अब आती है कि मधुमक्खी काम क्या आती है। तो ये जो दिख रहा है ना परागण, ये फूलों पर जाती हैं, और फूलों में फसलों में क्या करती हैं? फसलों में, ठीक है, परागण करती हैं। क्या करती हैं? परागण। अब जो समझ में नहीं आती परागण क्या है, तो जो फूल खिलते हैं ना पेड़ों में,
फलों में, सब्जियों में जो फूल खिलने का होता है उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ये बैठती है काहे के चक्कर में, अपने भोजन के चक्कर में, और उसके टांग से ये पोलन ग्रेस नर मादा आपस में मिल जाते हैं और फसल बन जाती है, यानी फलियों में बीज बन जाते हैं। यदि ये नहीं बैठी तो बीज भी नहीं बन पाएगा, फलियां खाली रह सकती हैं। ठीक, तो ये तो आप ये देख रहे हैं ना, पोलन बॉस्केट है, पोलन बुरुश है, इसकी टांग में सब कुछ होती है। जितना पॉलिनेशन होता है उसका 80% कीटों का अकेली मधुमक्खी पॉलिनेशन करते हैं। यदि मधुमक्खियां ना हो तो पेड़ों में फलियां या पेड़ों फल लगना बंद हो सकते हैं। ठीक है, यदि ये परागण ना कराए तो। ठीक है ना, तो कुछ चीजें बातें हमें बता दें इसके साइंटिफिक, इनकी वेराइटियां हैं, 3-4 प्रकार की हैं। भारतीय मोना होती है, इसे एपिस इंडिका कहते हैं, और ये पाली जाती है। ठीक है, अब आती है मानक विचरण का वर्ग क्या होता है, तो हम बताएंगे प्रसरण होता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो वेरिएंस यानी प्रसरण क्या होगा, प्रसरण, प्रसरण, और ये मानक विचरण का वर्ग हो गया। ठीक है, मैथिल एल्कोहल यानी क्या होगा, CH3OH। मैथिल एल्कोहल का अणु सूत्र C2H5 होता है, नहीं, ये एथिल एल्कोहल का होता है। किसका होता है, एथिल एल्कोहल, यानी ये होता है शराब का। किसका होता है, शराब का होता है। और ये किसका है, ये शराब नहीं होती है, ये नशीली नहीं होती, ये विषैली होती है। कैसी होती है, विषैली, जहरीली होती है। तो ये हम बात करेंगे कि इसका मैथिल एल्कोहल का सूत्र ये रहा, और एथिल एल्कोहल ये शराब होती है, इसे पीकर नशा आता है, और यदि ये पी लेंगे तो विषैली होती है, किडनी लीवर सबको डैमेज कर देगी और आदमी मर सकता है। ठीक है, तो क्या मैथिल एल्कोहल का सूत्र ये है, नहीं, असत्य है। ठीक है, ये मैथिल एल्कोहल है। ये देखो जहरीली है ना, इसको दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। डेंजर्स का चिन्ह बना ना, ये वाला देखो, देखो डेंजर्स, हड्डी वाला चित्र। ठीक है, अब आती है कि खसरा क्या होता है। तो खसरा जीवाणु से होने वाली बीमारी है, नहीं, खसरा हमेशा किससे होती है, वायरस से होती है। तो ये वायरस में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं शरीर पर, छोटे छोटे पॉस्चुल्स, अर्थात हम कहते हैं खसरा एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें हल्का बुखार आता है, नाक और सूखी खांसी हो सकती है। ये समझ लेना कि ऐसी सिस्टम दिख रहा है तो खसरा हो गया है, खसरे के टीके लगने लगे हैं तो इसलिए निदान हो गया है। अब आती है कुष्ठ रोग, जिसमें गठाने पड़ जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े आड़े हो जाते हैं। वो क्या वायरस होता है, नहीं, बैक्टीरिया से होता है। तो ये असत्य है, और इसका जीवाणु है। यदि हम बात करें कि कौन से जीवाणु से होता है तो हम लिख सकते हैं, तो देखो ये कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग जिसमें हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह दीर्घकालीन, एक लंबे समय तक बना रहने वाला एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। यह त्वचा संक्रमण को भी करता है, आंखें नाक कान को भी प्रभावित कर सकता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये है बैक्टीरिया। अब की बार कुष्ठ पूछा हो सकता है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेपी क्या है, तो हम कहेंगे कुष्ठ को फैलाने वाला जीवाणु है, ऐसे भी बता सकते हैं। इसे लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ क्यों आया, इस बीमारी का वर्णन क्यों है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी दी है आपके पार्ट में, PCM में, बायोलॉजी में दी है ना माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीवाणु की। तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारी आ गई, कुछ वायरस की हैं, कुछ इसकी हैं। फर्मेंटेशन भी जीवाणु द्वारा होता है। इस प्रकार से हमारा ये पेपर सॉल्व हुआ। क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा पेपर सॉल्व हुआ। इसी प्रकार से सभी पेपर अपन ने करना है, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा होगा कि सफल जरूर होंगे।